नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के 5वें टॉपिक गुप्त वंश को कवर करेंगे। इससे पहले के टॉपिक 5वें नहीं 6वें, ये 6वां वीडियो है हिस्ट्री पे। मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लें, तो वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है। गुप्त वंश में मेनली समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं दोनों को कवर करना है, लेकिन हम लोग एक थोड़ा जानकारी देख लेंगे गुप्त वंश के बारे में, बेसिक जानकारी जो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गुप्त वंश है इसके प्रथम शासक थे वो श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और जो गुप्त वंश है ये इसके जो राजा थे वो वैश्य वर्ग से संबंधित थे। जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है ये आपको इम्पोर्टेंट मान के ही पढ़ना है। लिमिटेड जानकारी दी गई है जो आप याद कर सकें। पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन याद रखना तो बड़ा टास्क है ना। तो यहाँ पे मैंने उसको सॉर्ट कर दिया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही पॉइंट रखे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो वास्तविक संस्थापक है उनके बारे में 3 पॉइंट ही दिए गए हैं। इनकी राजकुमारी इनकी जो शादी है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि या टाइटल भी धारण किया था, और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। अब समुद्रगुप्त जो आपके कोर्स में इसमें दिया गया है सिलेबस में, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये 335 AD में शासक बने थे और ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इनको कई सारी उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और कविराज। कविराज किसको बोला जाता है ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखना है कि कविराज समुद्रगुप्त को बोला जाता था। इन्होंने 20 शासकों को लगभग पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इनको भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। और इनकी जो बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें इन्होंने बोला है। तो इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है। अब इनके दरबारी कभी भी पूछ से लेता है कि राजा के दरबार में कवि कौन से थे, कौन विदेशी यात्री आया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो हरिसेन ने ही लिखा है। अब जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसकी भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी थी, शैली चंपू थी। चंपू शैली में जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया जो संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य है। इनके जो सिक्के थे ना इस टाइम के, तो उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख से इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। तो आपको अभिलेख दिया होगा कि एरण अभिलेख से समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या पता चलता है, और इसी एरण अभिलेख से ही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और जो एरण अभिलेख है ये भानुगुप्त ने लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग समुद्रगुप्त की युद्ध में नीतियाँ देखते हैं। 3 नीतियाँ इन्होंने अपनाई थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। तीनों का मतलब देखते हैं। तो जो ग्रहण है उसका मतलब शत्रु पर अधिकार कर लेना, जो मोक्ष है उसका मतलब शत्रु को मुक्त कर देना, मतलब राज्य जीत के उसको छोड़ देना, और अनुग्रह उसमें राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। ये 3 आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको बोलते हैं। इनके बारे में देखेंगे। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ये 380 ईस्वी में शासक बने, और जो गुप्त काल है उसको हम लोग स्वर्ण काल बोलते हैं। जो चंद्रगुप्त सेकंड का पीरियड था उसको। इनकी उपाधियाँ हैं विक्रमादित्य, इन्होंने शकों को पराजित करने पर ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शाकाहारी है, परम भागवत है, चंद, उज्जैनीपुर, वधीश्वर। ये आपको याद रखनी है इनकी उपाधियाँ। इन्होंने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। वैवाहिक संबंध
नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इन्होंने शादी की थी। इनकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। उन्होंने वकाटक शासक रुद्रसेन वंश सेकंड से शादी की थी। अब नवरत्न, तो जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे और इनको आपको याद रखने हैं। कुछ के नाम मैं बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआत के 3 है, कालिदास, धन्वंतरी और बारहमीर, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास को आपको याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे, ये भी इन्हीं के दरबार में थे। और बारहमीर ये खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, इनको भी याद रखना है। बाकी आप एक बार देख सकते हैं। अमर सिंह ये कोषकार थे, छपणक ये ज्योतिष थे, शंकु ये वास्तुकार थे, वेता भट्ट ये जादूगर थे, घट करपट ये कूटनीतिक थे और जो वसुरित थे ये व्याकरणाचार्य थे। हाँ, ये नवरत्न ये थे, लेकिन राजकवि इनको अब याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के राजकवि साव थे, वो नवरत्न जो थे उनमें से नहीं थे, राजकवि अलग थे। कालिदास नहीं थे, कालिदास इनके दरबार में नवरत्न में थे लेकिन राजकवि नहीं थे। शक विजय के उपरांत मालवा में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। और विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो भी बहुत फेमस है। और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, लेकिन यह अयोग्य शासक था। ये एक इसमें कहानी लिखी हुई है, आप ये पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, नहीं मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आपको PDF मिलेगी, उससे आप देख सकते हैं। इनके जो दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था, ये आपको याद रखना है। फाहियान आए चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे। और इनकी जो बुक है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी बुक का नाम है फोक्यो की। मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया गया है इनके टाइम पीरियड में। अच्छा, ये फाहियान ने शायद बताया होगा मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश। ये जो फाहियान है ये स्थल मार्ग से भारत आया था, लेकिन ये जल मार्ग से वापस गया था। और इन चांडालों का प्रथम वर्णन इसमें मिलता है फोक्यो की में इस पहला वर्णन मिलता है चांडालों का। पाटलिपुत्र में जो विनिमय का माध्यम था वो कौड़ी था। विनिमय का माध्यम कौड़ी था, मतलब करेंसी की तरह आप समझ लीजिए कि इसको यूज करते थे। गुप्त काल का अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। अब गुप्तकालीन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, तो वायु पुराण से हमको गुप्त काल के बारे में पता चलता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो पहला जो आपका जो सेकंड टॉपिक है ना वैदिक संस्कृति, उसमें ये मैंने बताया था। राजकीय धर्म इनका वैष्णव था और राजकीय चिन्ह गरुण था। भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। साहित्य का स्वर्णकाल था ये, गुप्त काल को साहित्य का स्वर्णकाल बोलते हैं। अब यहाँ पे कालिदास जी की कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम ये पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन कालिदास जी की जो पहली रचना है वो मालविकाग्निमित्रम थी। आपसे पूछ सकता है कि कालिदास जी की पहली जो रचना थी वो क्या थी? वो थी मालविकाग्निमित्रम। अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: ऋतु संहारम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसी टाइम पीरियड में शूद्रक ने मत्स्यकटिकम लिखा है, बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्ग लिखा है। ये हीनयान जो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय है उसका एक ग्रंथ है। विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो इसी टाइम पीरियड में लिखा गया है, ऐसा माना जाता था। और ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हम लोग सुनते भी आए हैं। इस संस्कृत में ओरिजिनली लिखा गया था और ये संसार का सबसे फेमस ग्रंथ इसको माना जाता है। जो भास थे इन्होंने स्वप्नवासवत्तम और चारुदत्तम लिखा है। तो ये हो गया आपका गुप्त काल पूरा। आपको ज़्यादा भटकना नहीं है चारों ओर, जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है वही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।